हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और उसका ये तीसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके थे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। उसके बाद हमने देखा था एटॉमिक रेडियस, ये क्या होती है और ये कैसे वेरी करती है इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। उसके बाद हमने देखा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में कैसे वेरिएशन होता है और आज हम देखने वाले हैं अबाउट द वॉन डर वॉल रेडियस। तो जैसे हमने एटॉमिक रेडियस डिफाइन किया था वैसे ही क्या है उसको हम आज डिफाइन करने वाले हैं वॉन डर वॉल रेडियस को। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। 1/2 of the internuclear distance between the two adjacent atoms of the substance belonging to two different molecules in solid state। इसका क्या मतलब है, ये जो वॉन डर वॉल रेडियस है ये क्या है, बेसिकली ये है दो एटम के जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच का डिस्टेंस, राइट। दो एटम के जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच का डिस्टेंस का हाफ। मान लीजिए ये है एटम नंबर 1 और ये है एटम नंबर 2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसका हाफ को हम कहते हैं वॉन डर वॉल रेडियस, राइट। और एक बात आप ध्यान में रखिए, ये जो एटम हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। ये है मॉलिक्यूल नंबर 1, इसे लिख लेता हूँ, और ये है मॉलिक्यूल नंबर 2, राइट। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या नहीं है, वॉन डर वॉल रेडियस नहीं है। कि अगर एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच की आप डिस्टेंस को देखोगे और उसका हाफ करोगे तो हमारे पास आता है कोवलेंट रेडियस, जैसे कि इस वाले केस में दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और इसका हाफ, तो इसको हम कहते हैं कोवलेंट रेडियस और ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा कोवलेंट डिस्टेंस। तो इसी कोवलेंट रेडियस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस कई केसेस में, राइट। एटॉमिक रेडियस जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और वॉन डर वॉल रेडियस मैंने आपको बताया ये दो एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ है और ये दोनों एटम क्या होने चाहिए, अलग अलग मॉलिक्यूल में होने चाहिए, राइट। और वो भी किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉलिड स्टेट में अगर ये सिचुएशन है तो। सॉलिड स्टेट ही क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, क्लोजेस्ट, सबसे क्लोज आएंगे, राइट। तब ये बात हो रही है, लिक्विड और गैस में इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है तो सॉलिड स्टेट को और हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी, राइट। तो ये है वॉन डर वॉल रेडियस। अब आपको याद होगा जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं किसी भी पीरियड में तो क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस या चाहो तो हम कोवलेंट रेडियस भी कह सकते हैं, जो एटॉमिक रेडियस है उसका जो वैल्यू है वो जनरली क्या होता है, डिक्रीज होता है जनरली। बट अगर आप लास्ट वाला एलिमेंट देखोगे जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, तो इसमें अचानक क्या होता है, देयर इज सडन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके लिए एटॉमिक रेडियस डिफाइन ही नहीं है, राइट। किसकी बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नोबल गैसेस की। उनके लिए एटॉमिक रेडियस डिफाइन ही नहीं है, तो उनके लिए जो रेडियस है वो हम क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं वॉन डर वॉल्स रेडियस। क्या बता रहे हैं हम, वॉन डर वॉल्स रेडियस हम बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों है इसको भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि हमने कहा जो एटॉमिक रेडियस है वो है बेसिकली कोवलेंट रेडियस मान लेते हैं। तो कोवलेंट रेडियस का मतलब हो गया दो एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बना है उसके बीच की डिस्टेंस का हाफ। मान लीजिए ये है ए, ये है बी, इनके बीच की डिस्टेंस जो है उसका हाफ क्या होगा, कोवलेंट रेडियस होगा, राइट। तो मॉलिक्यूल बन रहा है, फिर हम न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ कर रहे हैं। बट नोबल गैस के केसेस में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। वो क्या नहीं बनाते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, बिकॉज एटम्स आर नॉट स्टेबल, राइट। सो नोबल गैसेस के केस में जो मॉलिक्यूल, जो एटम है दे आर
स्टेबल, तो उनको हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही एटम है। मान लीजिए अगर मैं कहूँ नियॉन, तो ये एटम भी है, एग्जैक्टली है, और ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी मैं इसको कह सकता हूँ क्योंकि ये स्टेबल है। बट ओ को अगर मैं कहूँगा तो ओ क्या है, केवल एटम है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, और मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे इसे लिखना पड़ेगा O2, राइट। तो नोबल गैसेस के केस में क्या है, केवल वॉन डेर वाल रेडियस ही डिफाइंड है। तो अगर मैं वॉन डेर वाल रेडियस डिफाइन करूंगा नोबल गैसेस के केस में, तो एक नोबल गैस का एटम और दूसरे नोबल गैस का एटम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ। अब यहाँ पे दो दो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये ऐसा बनाते ही नहीं हैं, राइट। सो वॉन डेर वाल रेडियस अगर मैं कहूँ तो बाकी एलिमेंट्स के लिए वॉन डेर वाल रेडियस भी डिफाइंड है और कोवेलेंट रेडियस भी डिफाइंड है, राइट। और जो नोबल गैसेज हैं उनके लिए कोवेलेंट रेडियस डिफाइन नहीं है, उनके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, केवल वॉन डेर वाल रेडियस, राइट। तो आप देख सकते हैं जो वॉन डेर वाल रेडियस है उसकी वैल्यू क्या है, हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा ही होगी, राइट। जो वॉन डेर वाल रेडियस है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा ही होगी, और ऐसा होना भी चाहिए। वो आपको डायग्राम में इसके कॉन्सेप्ट से साफ साफ दिखाई दे रहा है। वॉन डेर वाल रेडियस का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और कोवेलेंट रेडियस का मतलब ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसको हम A कहते हैं और इसको B कहते हैं, तो जो A है वो हमेशा क्या होगा, B से ज़्यादा ही होगा, राइट। सो ये है वॉन डेर वाल रेडियस। तो देख लेते हैं। वॉन डेर वाल रेडियस फॉर फ्लोरीन इज 147 पिकोमीटर वाइल इट्स कोवेलेंट रेडियस इज 64 पिकोमीटर। मैंने कहा था कि जो बाकी एटम हैं उनके लिए हम वॉन डेर वाल रेडियस भी डिफाइन करते हैं और साथ में कोवेलेंट रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं, बट जो नियॉन है उसके लिए केवल क्या होगा, वॉन डेर वाल रेडियस ही होगा, राइट। सो वॉन डेर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो ये था वॉन डेर वाल रेडियस। इसके बाद है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो टर्म कई बार आया है उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एंथैल्पी का मतलब आप एनर्जी से लगाइए। एंथैल्पी को अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो यह है एनर्जी, और आयनाइजेशन का मतलब आयोनाइज करने के लिए। आयनाइजेशन का क्या मतलब होता है, किसी एटम से आयन बनने का जो प्रोसेस है उसी को हम कह रहे हैं आयनाइजेशन, राइट। मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम के फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और जो थर्ड शेल है उसमें क्या होता है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एंड इट इज़ नॉट स्टेबल। आप जानते हैं ऑक्टेट रूल। सो टू गेन स्टेबिलिटी ये आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, राइट। टू गेन स्टेबिलिटी ये आउटर मोस्ट शेल को एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो उस आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस होगा नहीं, बिकॉज देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक चीज इसमें और है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है, अगर आप देखेंगे सोडियम, तो सोडियम तो मेटल है और ये सॉलिड फॉर्म में आता है। तो उस सॉलिड फॉर्म में कोई ब्लॉक मान लीजिए आपके पास सोडियम का है, तो उसमें सोडियम के बहुत सारे एटम होंगे। आप मोल कॉन्सेप्ट से निकाल भी सकते हैं कि 21 ग्राम अगर सोडियम का ब्लॉक है तो उसमें कितना होगा, 21 नहीं, ये 23 है, सॉरी 23 ग्राम अगर सोडियम का ब्लॉक है तो उसमें कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होंगे। तो अब इससे तो सच एटम इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो जब आप इसको एनर्जी देंगे तो सोडियम पहले मेल्ट होगा, राइट। मेल्ट होने के बाद ये वेपराइज होगा, और वेपराइज होने के बाद ये किस स्टेट में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा। कहने का मतलब है हमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट हैं, एटम हैं सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में क्योंकि सारे एटम आपस में जुड़े होंगे, मैं ऐसे बना देता हूँ फॉर आवर कन्वीनियंस, ये 3 डायमेंशनल में होगा, राइट। सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको पहले अलग अलग करना होगा,
और ऐसे अलग अलग ये किस स्टेट में होंगे, गैसियस स्टेट में ही होंगे। फिर गैसियस स्टेट से अगर आप क्या करते हो, इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो जो एनर्जी लगेगी वही क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, या जो एनर्जी का चेंज होगा उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। सो ये है डेल्टा आई एच, डेल्टा मतलब चेंज, राइट, चेंज, आई फॉर आयनाइजेशन, एच से हम डिनोट करते हैं एंथैल्पी को। तो डिफाइन करते हैं हम व्हाट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है कि जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वही है 1s2 2s2 2p6 3s1। एक्साइटेड स्टेट में 3s1 का इलेक्ट्रॉन 3s से 3p में भी जा सकता है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट की। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। इसमें है आपके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कई एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें जो एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में वो होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे हमने बताया सोडियम है 3s1। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है अगर मैग्नीशियम है तो 3s2, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। अब हम देखते हैं ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम, राइट। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है हमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करना है। तो इसमें केवल एक ही शेल है n=1 और इसमें n=1 और n=2, दो शेल हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाह रहे हैं और एक है यहाँ, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा है, सॉरी ये फोर्स ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है, और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम है। जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना क्या होगा, कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आप जानते हैं, राइट। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, और जितना दूर होता जाएगा उतना कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और जितना कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना आसानी से उसको ओवरकम किया जा सकता है, और इसका मतलब है वहाँ से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सपेंड करके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, राइट। सो साइज ऑफ एटम आप मान सकते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है ये भी देख लेते हैं। देखिए जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर किसी न्यूक्लियस के ऊपर +3 चार्ज है और किसी के ऊपर है +9, तो +3 वाला जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, बट इतना आसानी से नहीं होल्ड करेगा, हाँ ठीक है। और 9 वाले में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, राइट, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। आपको अगर फॉर्मूला देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r², राइट। तो ये एक कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। अब ये जो फैक्टर है इसको देखिए, Q1 Q2 ओवर r² मतलब r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और Q1 Q2 का मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस क्या हैं, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो फिक्स है, राइट, बट न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज चेंज हो रहा है, वही तो हम कह रहे हैं। +3 मान लीजिए लिथियम के केस में कितना होगा, +3, बेरिलियम के केस में कितना होगा, +4, बोरॉन के केस में कितना होगा, +5। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ज़्यादा एनर्जी हमें क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैट आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा,
राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है न्यूक्लियस, ये है पहला शेल, ये है मान लीजिए दूसरा सेल, और एक और हम बना लेते हैं, ये है मान लीजिए तीसरा शेल। ठीक है। सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये सोडियम का केस बन गया। तो इस केस में क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, आप इस पे फोकस कीजिए। ये है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन और ये है न्यूक्लियस। इनके बीच में कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं। और स्क्रीन की तरह काम करने का मतलब है द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग लेस अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन। तो यही क्या कर रहा है, स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना कम फोर्स होगा, उतना कम फोर्स होगा, लेस फोर्स। और जितना कम फोर्स होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, राइट। सो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसके बावजूद जो चार्ज ये इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है आउटर मोस्ट, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड डिनोट्स न्यूक्लियर चार्ज एंड जेड इफेक्टिव डिनोट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो स्क्रीनिंग होने के बाद क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है। तो स्क्रीनिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, ये कम चार्ज फील करेगा। इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस एस, वेयर एस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वेयर एस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, राइट। और ये जो एस है ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अगर बाकी फैक्टर को हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू डिक्रीज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों है, जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। जेड इफेक्टिव का मैंने आपको मतलब बताया, द फोर्स, द एक्चुअल फोर्स विच द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये जब कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ये जब कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगा, राइट। फोर्स ज़्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, राइट। सो इफ अदर फैक्टर्स डू नॉट चेंज, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू डिक्रीज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद है अगला पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन कितना अंदर है या कितना क्लोज है न्यूक्लियस की। तो आपको पता है एस ज़्यादा क्लोज होता है पी से, पी ज़्यादा क्लोज होता है डी से, और डी ज़्यादा क्लोज होता है एफ से। सो इस एस पी डी एफ में अगर आप आएंगे तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस फॉर द सेम शेल। अगर आप देखेंगे 3 में देखेंगे तो 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। तो जो 3s होगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा, राइट। तो क्या होगा, अगर आपको 3d से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम एनर्जी लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा दूर है, और 3p से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ मोर एनर्जी लगेगा और यहाँ लगेगा लेस, राइट। तो जितना क्लोज न्यूक्लियस के है इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, सीधी सीधी सी बात है। इसके बाद अगला फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पे भी क्या करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है। तो ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि वो है ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो स्टेबल स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो मैं आपको पहले भी कई बार एग्जांपल बता चुका हूँ। मान लीजिए कोई इंसान है, वो 2 पैरों पे खड़ा है, राइट। अच्छा डायग्राम नहीं लग रहा है फिर भी, और एक ये है, ये क्या है, केवल एक ही पैर पे खड़ा है, एक पैर इसने उठा दिया हवा में, राइट। तो अगर आप धक्का मारेंगे तो ये वाला इंसान जल्दी गिर जाएगा और ये वाला इतना आसान नहीं होगा गिराना, राइट। तो सीधी सी बात है, जो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा
उसको अगर आप अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इस वाले में कम एनर्जी लगेगी अनस्टेबल के केस में। तो सेम चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल होती है दैट अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो बहुत मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, और बहुत मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना मीन्स ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल NH2NP6, ये तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट मीन्स नोबल गैस का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगा। देखिए BeS2 और Mg में S2 है, 2s2 यहाँ है बेरिलियम में, मैग्नीशियम में भी 2s2 है। तो ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड, और आपको पता है कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स और ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर। और यहाँ आप देखिए नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो नाइट्रोजन में है हाफ फील्ड और फास्फोरस में भी है हाफ फील्ड, दैट्स वाई मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इन केसेस में एक्सेप्शनली क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाती है, और ये देखते हैं हम जनरल ट्रेंड में, एक्सेप्शन देखते हैं हम, ठीक है। तो इतने फैक्टर्स पे क्या करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिपेंड करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका वेरिएशन कैसा है, मतलब ग्रुप में कैसे चेंज हो रही है और पीरियड में कैसे चेंज हो रही है, जैसे हमने देखा था एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस के केस में। तो देखिए वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, सो generally the ionization enthalpy increases in a period on moving from left to right, ठीक है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है दोस्तों, जो साइज है वो डिक्रीज होता है। तो साइज डिक्रीज होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, और साथ में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना और साइज का डिक्रीज होना, दोनों ही क्या है, फेवरेबल फैक्टर है फॉर द डिक्रीज इन इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। सो क्या होगा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ठीक है। इसका रीजन दो है, डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से भी हम देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, राइट। सो लिथियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो है 520 किलो जूल। ये वैल्यू हमें याद नहीं करनी है, केवल हम समझने के लिए देख रहे हैं। लिथियम, उसके बाद बेरिलियम में देखिए ज़्यादा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद बोरॉन में, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो लेफ्ट से राइट जाने में, ये टॉप टू बॉटम नहीं है, ये लेफ्ट से राइट है, जनरली बढ़ रही है। देखिए लिथियम में था 520 और नियॉन में है 2080, बट कुछ आपको एक्सेप्शन दिख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे बेरिलियम से बोरॉन में जाने में कम क्यों हुआ, राइट। तो ये कम ना होके क्या हो रहा है, इसको हम ऐसा समझते हैं क्योंकि बेरिलियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राइट। और ये तो अपने हिसाब से ठीक चल रहा है। अगर ये मैं इसको कहता, अगर मैं इसको लिखता 620, तब तो रूल ठीक ही था, 520, 620, 800, तो नॉर्मली बढ़ रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, 620 से बहुत ज़्यादा हो गई है वैल्यू आयनाइजेशन एंथैल्पी की इन केस ऑफ बेरिलियम बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसके बाद नॉर्मली बढ़ रही है बोरॉन, कार्बन और अगेन नाइट्रोजन में देखिए बहुत ज़्यादा हो गई है ड्यू टू अगेन क्या है यहाँ पर 2s2 2p3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपको लग रहा है ऑक्सीजन में कम हुई है, एक्चुअली ये ऑक्सीजन में कम नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जा रही है। अगर नाइट्रोजन में होता 1200 तो 1314, ये ठीक ही है, बट ऐसा है नहीं, नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वैल्यू ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए आपको ऑक्सीजन में ऐसा लग रहा है। और फ्लोरीन और नियॉन में तो नॉर्मली है, मतलब बढ़ रही है। और नियॉन में देखिए आप यहाँ कितने का गैप है, 1681 से लेकर ये 2080 पहुँच गया है, तो लगभग 400 किलो जूल पर मोल का गैप है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज़ नोबल गैस बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना भी बहुत मुश्किल होगा,
राइट। सो इसलिए यहाँ पर क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पर देखी, एक है बेरिलियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और एक है नाइट्रोजन का 2p3, राइट। इसके बाद हम देखते हैं वेरिएशन इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में कैसे चेंज होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब आप ग्रुप में नीचे चलेंगे ऊपर से नीचे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घट जाती है, जबकि पीरियड में ये बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों है, देखिए तीन चीज़ें हो रही हैं जब भी हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अगर आप देखेंगे फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट देखेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, यहाँ 19 है, यहाँ 37 है, यहाँ 55 है। जो एटॉमिक नंबर है वही न्यूक्लियर चार्ज होता है, राइट। जो एटॉमिक नंबर है वही क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो लिथियम के केस में 3, सोडियम के केस में 11, पोटेशियम के केस में 19, रुबिडियम के केस में 37 और यह है 55। और आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना क्या बढ़ा देता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ा देता है। प्लस का मतलब है बढ़ा देता है, ये H है, सॉरी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ा देता है। बट फिर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बढ़ नहीं रहा है, ये तो कम हो रहा है। तो इसके लिए और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। तो पहला फैक्टर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें दिख नहीं रहा है। तो दूसरा और तीसरा क्या है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। हाँ, ये वाला जो फैक्टर है, साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रहा है और ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है, मतलब ये प्रीडोमिनेट कर रहा है। तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। तो आप जानते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होगा बिकॉज लिथियम में क्या है, न्यूक्लियस के बाद एक शेल है और उसके बाद दूसरी शेल है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और जैसे आप सोडियम में जाएंगे, यहाँ टोटल 3 शेल हो जाएंगे। यहाँ लिथियम में है 2 शेल, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो जो छठा शेल होगा उसके अंदर इतनी शेल हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये बाहर वाले को क्या करेंगे, न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा शील्ड करेंगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। इसका मतलब है जो सेकंड फैक्टर है एटॉमिक साइज इंक्रीजेज और जो थर्ड फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, ये प्रीडोमिनेट कर रहे हैं, मतलब इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनका जो इफेक्ट है, इनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा है, राइट। इसकी वजह से डाउन द ग्रुप जाने में जो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी वैल्यू कम होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद इससे मिलता जुलता एक टर्म है जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे, एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी से, राइट। अब गेन का मतलब तो आप समझते हैं और इलेक्ट्रॉन का मतलब भी समझते हैं। तो ये ऑपोजिट है किसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, राइट। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ऑपोजिट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है एटम से और ये बनाता है कैटायन। और आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या है, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो सोडियम तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो उसके लिए दूसरा एटम चाहिए, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बना देता है Cl नेगेटिव, राइट। तो यहाँ जो एनर्जी का चेंज हो रहा है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यहाँ जो एनर्जी का चेंज था वो डेल्टा IH आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो ये हम समझ गए। अब इसका डेफिनेशन देख देते हैं। द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, और आउटर मोस्ट शेल में ही इंट्रोड्यूस होगा, वो कहने की जरूरत नहीं है। तो ये जस्ट ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वहाँ हम उससे निकालते हैं और यहाँ हम इसमें ऐड कर रहे हैं, राइट। तो इसका अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो एक आइसोलेटेड गैसियम एटम है A, और G का मतलब गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट में एटम अकेला ही होगा, बहुत दूर दूर एटम होंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में भी G लिखा है क्योंकि भी इलेक्ट्रॉन भी एक सिंगल पार्टिकल है, उसको आप गैसियस फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा A नेगेटिव G, राइट। तो इस पूरी प्रोसेस में डेल्टा H मतलब जो एनर्जी का चेंज है उसी को हम कह रहे हैं डेल्टा EGH, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है।
आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है, इसका मतलब है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए मुझे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है Na और बनाना है Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या होगा, एनर्जी हमेशा कंज्यूम होगी। बिना एनर्जी दिए हुए आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए जो डेल्टा H आता है वो होता है पॉजिटिव। तो डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब है जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। आपको पता होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, जिनमें एनर्जी कंज्यूम होती है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, राइट। वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है और हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। क्यों, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम ओवरकम कर रहे हैं। हमें वो फोर्स को ओवरकम करना है, राइट, उसको हराना है तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी, राइट, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होती है। बट एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे है कि ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। मतलब कभी कभी इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और कभी कभी इसमें एनर्जी कंज्यूम भी हो सकती है। तो देखिए एनर्जी रिलीज कब होगी और एनर्जी कंज्यूम कब होगी वो भी समझ लीजिए। एनर्जी कंज्यूम तब होगी जब आप जबरदस्ती किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, राइट, किसी की खाने की इच्छा नहीं है और ज़बरदस्ती आप उसके पेट में ठूस रहे हो, मुंह में ठूस रहे हो, तो आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए हमारे पास है नियॉन, तो नियॉन क्या होता है 2,8, राइट। तो ये है फर्स्ट न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल और ये है सेकेंड शेल। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे नियॉन को, तो नियॉन क्या खुशी खुशी ले लेगा? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ये स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको एनर्जी, इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, राइट, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ये प्रोसेस हो जाता है एंडोथर्मिक, राइट। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, या एटम ऑलरेडी स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाह रहा है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव होने का मतलब है एनर्जी रिलीज होती है। डेल्टा H इज नेगेटिव का मतलब है एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब है प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। और एनर्जी रिलीज होने का एक और मतलब आप समझिए, जो सिस्टम है वो क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, क्योंकि एनर्जी जितना कम होगा उतना स्टेबिलिटी होती है, राइट। और सिस्टम से एनर्जी निकल रही है, मतलब सिस्टम में एनर्जी कम हो रही है, और सिस्टम में एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब है वो स्टेबल हो रहा है। तो ऐसा कब होता है, देखिए क्लोरीन 287, ये क्या है, अनस्टेबल है, आपको पता है ये अनस्टेबल है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर हम देंगे तो ये बन जाएगा क्लोराइड आयन, ये हो जाएगा 288, तो ये हो गया स्टेबल, राइट। तो अनस्टेबल का मतलब होता है मोर एनर्जी और स्टेबल का मतलब होता है लेस एनर्जी। तो यहाँ मोर एनर्जी है, मतलब मान लीजिए 100 यूनिट है, यहाँ लेस एनर्जी है मतलब 80 यूनिट है, तो 20 यूनिट कहाँ हो गया, 20 यूनिट जो है वो हो गया रिलीज। और रिलीज होने का मतलब है यही तो प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। और जो एक्सोथर्मिक है उसमें डेल्टा H हमेशा होता है नेगेटिव, राइट। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी ऐसे केसेस में। तो कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम देखते हैं किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, राइट। तो किस फैक्टर में डिपेंड करता है, इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लीजिए देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, तो मान लीजिए ये इतने इलेक्ट्रॉन पहले से 3 थे, एक और इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इसको भी न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स फील करना है, तभी वो यहाँ बना रहेगा, राइट। और जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी उतना नेगेटिव क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में। तो अगर मैं आपको कहूँ 2 एटम हैं, A और B, 2 एलिमेंट हैं, इसके लिए
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है -200 और इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है +200। तो कौन सा बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा? ऑब्वियसली ए वाला, क्योंकि यहाँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रही है, और ये वाला बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के लिए ही आपको इतना खर्चा करना पड़ रहा है, राइट। तो आप देखिए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है न्यूक्लियर चार्ज। द हायर इज द न्यूक्लियर चार्ज द मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और जितना अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना स्टेबिलिटी आएगा, जितना स्टेबिलिटी आएगा उतना एनर्जी रिलीज होगा, जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना नेगेटिव क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। दूसरा, साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम अगर बहुत बड़ा है, ये है न्यूक्लियस, ये है पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम फोर्स फील करेगा न्यूक्लियस का, तो मतलब स्टेबिलिटी आएगी नहीं। स्टेबिलिटी आएगी नहीं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी नहीं, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। सो साइज ऑफ द एटम जितना छोटा है उतना ज़्यादा क्या होगा? जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी नेगेटिव में, राइट। द मोर इज द साइज ऑफ एटम द लेस नेगेटिव इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। द मोर इज द साइज, अगर मैं यहाँ लेस कर दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा, राइट। तो ये भी समझ में आया होगा आपके। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखा है। एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी सबशेल शोज वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो पहले से ही स्टेबल है वो क्यों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? इसलिए उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम नेगेटिव या जीरो या कई बार पॉजिटिव भी होती है, राइट। जीरो का मतलब है उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है। अब मैं अगेन आपको दो एलिमेंट दे रहा हूँ ए एंड बी। एक के लिए है -200 किलो जूल पर मोल, एक के लिए है -10 किलो जूल पर मोल, राइट। तो कौन सा एलिमेंट बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा? देखिए लेस नेगेटिव इसकी है, तो मतलब ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं है। तो ये जो एटम है ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बहुत मुश्किल से लेगा, या उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा है नहीं, क्योंकि -10 ही है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और -10 को अगर मैं कहूँ कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है इस केस में, तो आप माइनस ना कह के कहेंगे ओनली 10 किलो जूल पर मोल, क्योंकि माइनस केवल हमने इसलिए लगाया है टू शो वेदर द एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। एनर्जी रिलीज हो रही है या कंज्यूम हो रही है प्रोसेस में, उसी को हमने शो करने के लिए प्लस और माइनस लगाया है। अगर मैं आपको पूछूं कि जब ए इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो आप कहेंगे 200 किलो जूल पर मोल, -200 नहीं कहेंगे, क्योंकि रिलीज जब मैं कह रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है माइनस उसी सेंस में यूज हो रहा है, राइट। तो ये भी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज होती है अलोंग अ पीरियड। तो डेल्टा EGH becomes more and more negative on moving from left to right in a period। जब आप लेफ्ट से राइट चलते हैं पीरियड में तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। आप देखिए लिथियम के केस में -60 है और फ्लोरीन के केस में -328 है। ये वैल्यू हमें याद नहीं करनी है, केवल समझने के लिए आपको बताई गई है, राइट। सो जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं किसी भी पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है, ज़्यादा नेगेटिव होती है, सॉरी, राइट। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने में क्या हो रहा है? साइज कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो फेवरेबल फैक्टर है। और चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ये भी फेवरेबल फैक्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब लिथियम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी, और जब फ्लोरीन करता है तो बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। अब आपको कुछ इसमें इरेगुलरिटी भी दिखाई दे रही होगी, उसको भी हम समझते हैं। तो बेरिलियम में देखिए 0 क्यों है? क्योंकि उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो ना इलेक्ट्रॉन लेने की चेष्टा करता है ना देने की, राइट। नाइट्रोजन में देखिए ये क्या है? 0 क्यों है?
because it is 2s2 2p3. Again it is half filled, stable है, so it has no tendency to accept the electron, right? अब नियॉन में देखिए +115, तो +115 का मतलब नियॉन को अगर आपने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की तो वो आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगा, राइट? मतलब उसकी बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की। और क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नोबल गैस, इट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल ट्रेंड का नाम ही है जनरल, मतलब ये जनरली फॉलो होते हैं और इनमें कई सारे एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। वेरिएशन इन अ ग्रुप, जब आप ग्रुप में चलते हैं टॉप टू बॉटम तो कैसे चेंज होता है? देखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? साइज ऑफ द एटम ऑल्सो इंक्रीजेज, और साइज ऑफ द एटम भी इंक्रीज होता है, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कम नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर दो ऑपोजिट फैक्टर हैं, राइट? यहाँ पर क्या है? दो ऑपोजिट फैक्टर हैं, एक है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस और दूसरा है साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। अब कौन सा प्रीडोमिनेट होगा? जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और आपको पता है इंक्रीज इन साइज इज मोर प्रीडोमिनेंट। तो इंक्रीज इन साइज का जो इफेक्ट है वो ही हमें दिखाई देगा, और इंक्रीज इन साइज का इफेक्ट क्या है? दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव। तो वही हमें दिखाई भी दे रहा है। लिथियम से जब आप नीचे चलते हैं तो बहुत कम हो जाती है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसलिए लिथियम इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो सीजियम बहुत मुश्किल से ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा पसंद करता है, राइट? सो दिस वाज द ट्रेंड, जनरल ट्रेंड। इसके बाद है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है? हेलोजेंस हैव द हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए, हेलोजेंस किसको हम कहते हैं? आपको याद होगा ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं दे आर कॉल्ड हेलोजेंस, और ग्रुप 17 के एलिमेंट कौन हैं? ये हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। तो इन केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। देखिए, अगर आप इस पीरियड में भी आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखिए सेकेंड पीरियड में सबसे ज़्यादा किस में है? फ्लोरीन में, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने में जनरली बढ़ती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और 17 के बाद तो 18 ही है, और वो है नोबल गैस, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं। इसका मतलब है मैक्सिमम जो वैल्यू होगी नेगेटिव वो इन केस में होगी। और ऐसा इसका भी कारण देखिए, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में अगर अब मैं फ्लोरीन का देखूंगा तो ये होता है 27, राइट? तो इसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो बहुत आसानी से क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्लोरीन आपने देखा होगा 287, हम इसको ऑर्बिटल या सबशेल में भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल इससे हमें समझ में आ जा रहा है। सो इट इज़ 288। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत आसान है, और जबकि ऑक्सीजन में मैं देखूंगा 26, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं, तो ऑक्साइड आयन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना इतना आसान नहीं है जितना कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, राइट? इसलिए क्या होता है? इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। ये क्या है? दे आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, जिनको हम कहते हैं हेलोजेंस। क्या कहते हैं हम इनको? हेलोजेंस। एक बात ये थी इनके बारे में। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज आर पॉजिटिव। ये क्यों है हमें पता है। वाइल दैट ऑफ बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम आर 0। तो नोबल गैसेज क्या है? वो तो स्टेबल हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहते हैं, राइट? और जो बेरिलियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है उनके क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों हैं? ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, राइट? और नोबल गैसेस का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा है, इसलिए इनमें
पॉजिटिव होती है नोबल गैसेस के केस में, और इनमें क्या होती है, 0। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। आपको याद होगा जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, लेस नेगेटिव होता है, और ऐसा हो भी रहा होगा। देखिए फ्लोरीन के केस में -328 और एस्टेटाइन के केस में -270, या आयोडीन के केस में -295, या ब्रोमीन के केस में -324। तो सब में कमी है, केवल क्लोरीन में ही ये वैल्यू बढ़ रही है, जबकि क्लोरीन में भी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए फ्लोरीन से क्लोरीन में जाने में भी क्या होनी चाहिए थी, वैल्यू कम होनी चाहिए थी, राइट। अगर मैं क्लोरीन का लिखता -325 तो ये हमें ठीक ही लगता, राइट। बट ऐसा है नहीं, एक्सेप्शनली क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है। इसका क्या मतलब हुआ, क्लोरीन जो है उसकी ज़्यादा टेंडेंसी है, मोर टेंडेंसी, राइट, उसकी ज़्यादा टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। देखिए दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, दिस इज ड्यू टू small size of fluorine, due to which there is strong electronic repulsion. Therefore, the element with most negative electron gain enthalpy is chlorine. तो एक बात तो आप समझ लीजिए, पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, क्लोरीन की है। क्यों, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 की सबसे ज़्यादा होती है और ग्रुप 17 में क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। सो क्लोरीन इज द एलिमेंट हैविंग मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसकी फ्लोरीन से ज़्यादा है, वो क्यों है वो समझ लेते हैं। देखिए क्योंकि फ्लोरीन में न्यूक्लियस के बाद एक शेल है, राइट, और उसके बाद क्या है, फ्लोरीन होता है 9, इट इज़ व्हाट 2 and 7। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो क्लोरीन है उसमें 3 शेल होंगे, सो न्यूक्लियस, इसके बाद फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो लास्ट शेल होगा उसमें मैं लिख देता हूँ 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए जो फंडामेंटल डिफरेंस है फ्लोरीन और क्लोरीन में वो क्या है, साइज का, क्या है, साइज का है। इन केस ऑफ क्लोरीन, इन केस ऑफ फ्लोरीन जो साइज है वो बहुत छोटा है, स्मॉल साइज है, और स्मॉल साइज में एक और इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो इन इलेक्ट्रॉन का भी तो रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। ये जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें उसमें भी रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, और क्लोरीन में भी जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या करेगा, इन 7 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। बट क्लोरीन का जो साइज है वो है मोर, बड़ा साइज है। क्लोरीन इज बिगर, ऐसा भी मान सकते हैं, क्लोरीन इज बिगर इन साइज देन फ्लोरीन। तो इसका मतलब होगा जो फ्लोरीन है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज़्यादा होगा। किसमें रिपल्शन हो रहा है, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। मैं इसको ऐसा भी समझा सकता हूँ, देखिए फ्लोरीन में है एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बन जाएगा फ्लोराइड आयन। फ्लोरीन में जो वैलेंसी शेल है उसमें होता है 2s2 2p5, बाद में ये 2p6 बन जाता है। क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये बन जाएगा क्लोराइड आयन और इसका होता है 3s2 3p5। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्लोरीन में, नया जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ऑलरेडी प्रेजेंट 7 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा है इन 2p, राइट। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा है 7 इलेक्ट्रॉन का विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन 3p। अब देखिए, अब आपको पता है 2p और 3p में अंतर क्या है, 3p का साइज बड़ा है तो बड़े साइज में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स कम फील होगा। बहुत छोटी सी जगह में यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ही है, यहाँ भी इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, और यहाँ भी इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। बट जो 2p है वहाँ जगह कम है, सो छोटा साइज होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, और रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से
थोड़ी सी कम टेंडेंसी होगी फ्लोरीन की टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। बाकियों से तो ज़्यादा है ही है, केवल क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच की बात हो रही है, राइट। इसलिए जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, इन फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स repulsive force of the electron already present. That's why the fluorine has lesser tendency to accept the electron in comparison to क्लोरीन। बाकियों से हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल फ्लोरीन और क्लोरीन की बात हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद है इन जनरल द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर सम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर मोर देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो ये सब जगह वही है, क्या कह रहे हैं कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट हैं उनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड। तो वही तो बात अभी हमने की, फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन है सेकेंड पीरियड का, क्लोरीन है थर्ड पीरियड का। तो थर्ड पीरियड वालों की थोड़ा ज़्यादा होती है, बाकी टॉप से बॉटम जाने में जनरली कम ही होता है, बट केवल ये एक्सेप्शन यहाँ पर है, राइट। जनरली टॉप से बॉटम जाने में कम ही होगा, बट सेकेंड और थर्ड पीरियड में एक्सेप्शनली क्या होता है, थर्ड पीरियड की थोड़ा ज़्यादा होती है। और उसका रीज़न वही है जो मैंने आपको बताया है, साइज वाला। तो नाइट्रोजन की आपको पता है 0 होती है, फॉस्फोरस की थोड़ा ज़्यादा होती है इससे, क्योंकि साइज बढ़ गया। ऑक्सीजन की -140 है, सल्फर की -200 है, और ये तो आपने देखा ही है, राइट। जो फ्लोरीन है उसकी कितना बताया था, 327 या 328, एक ही बात है। और यहाँ पर क्लोरीन की -348। तो ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट ड्यू टू विच देयर इज मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट, जो पहले से शेल में हैं, उनके बीच में जो रिपल्शन है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड पीरियड में वो ज़्यादा होता है, थर्ड पीरियड में थोड़ा कम होता है। और थर्ड पीरियड से नीचे जाने में अगर आप कहोगे अब तो साइज और भी बढ़ गया, तो ऐसा क्यों नहीं होता है, तो फिर वहाँ पर बाकी फैक्टर डोमिनेट करते हैं, मतलब साइज बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। साइज बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ही होगा, या जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है, तो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ही होगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट से राइट जाने में जनरली बढ़ता है, टॉप से बॉटम जाने में जनरली, लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है, हाँ बढ़ता है, और टॉप से बॉटम जाने में जनरली घटता है। एक्सेप्शनली जो ग्रुप 17 में जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, और ये बाकी पीरियड में भी ऐसा होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट थर्ड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक और पार्ट इसमें बच जाएगा जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको इन केस कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।